नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवर्तन यदि ना हो तो जीवन में कुछ भी, जो कुछ आप देख रहे हैं उसमें किसी तरीके का भी जो है प्रसन्नता अनुभव नहीं होगी। परिवर्तन का होना जरूरी है। आप सोचिए, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद वो उसी तरीके का यदि रह जाए, उसके उम्र के साथ साथ वो ना बढ़े, या उम्र बढ़े लेकिन उसका कद ना बढ़े, या कद बढ़ जाए लेकिन दिमाग ना बढ़े, दिमाग बढ़ जाए लेकिन उसकी अन्य चीज़ें ना बढ़ें, यानी जो पारिवारिक ग्रोथ है, जो उसकी सामाजिक ग्रोथ है वो ना बढ़े, शिक्षा उसे ना मिले, तो एक व्यक्ति का जीवन कैसा होगा? यानी आधा और अधूरा, जो हम कहते हैं ना, वो आधा अधूरा हो जाएगा। तो परिवर्तन का होना बहुत ज़रूरी है। तो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन एक तो आपने इस तरह से देखा। दूसरा परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन ये होता है कि जैसे आप एक एक घर की छोटी सी चीज़ को लेकर चलिए, कि किसी परिवार के अंदर किसी कारणवश एक परिवार ने एक परिवार के एक किसी खास व्यक्ति ने किसी हम जाति से ही इसको जोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि किसी ऐसी जाति में या ऐसी स्थिति में जन्म लिया जबकि वो बहुत ही गरीबी की स्थिति से जूझा, जबकि वो बहुत ही जाति के कारण से बहुत ही उसने समाज की उपेक्षा सही, और उसके बाद वो जीवन भर वो उसी उपेक्षा से लड़ता रहा, और फिर उसके अंत के बाद भी वापस में भी उसको वही जीवन मिल गया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जबकि एक व्यक्ति का दुख का कभी तो अंत होना चाहिए, और इसी अंत के लिए उस परिवर्तन का नियम है कि जब व्यक्ति कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन बदल जाता है, और वो जो है वो फलने फूलने लग जाता है, या बड़ी जाति में जन्म ले लेता है, या जीवन इसी जीवन में वो उसकी आर्थिक उन्नति इतनी अधिक होती है कि वो पूरे परिवार को ऊपर उठा के ले जाता है, या उसकी सामाजिक उन्नति इतनी ज़्यादा होती है कि वो पूरे परिवार को ऊपर उठा देता है। यानी एक पद, प्रतिष्ठित पद पर पहुंच गया व्यक्ति, चाहे वो किसी भी परिवार का हो और चाहे कहीं भी किसी भी तरीके से जन्म लिए, तो वो पूरे परिवार को जो है अपने को उसी स्तर पर ले जाता है जिस स्तर पर किसी दूसरे का अधिकार होना चाहिए था, जहाँ पर वो उसको अपेक्षा झेलनी पड़ती, अब समाज उसको सम्मान देने लगता है। लेकिन ये बहुत रेयर होता है, और लेकिन होता है। परिवर्तन का होना ज़रूरी है। परिवर्तन, सोचिए कि ये थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जो खेत है उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो गई, और उस उर्वरक क्षमता के खत्म होने पर हम उसी खेत को यदि हम पानी दिए जा रहे हैं, उसी में पौधे लगाए जा रहे हैं, तो पौधा जल्दी नहीं फलेगा फूलेगा, जो उसकी क्षमता है वो भी नहीं होगी। फिर दूसरी बात, कई बार आवश्यकता खत्म हो जाती है। अब जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शहरों का निर्माण कब होता है? जब भूमि उर्वरक होती है, तो उर्वरकता समाप्त हो जाती है तो शहर बनना शुरू हो जाते हैं। या फिर उर्वरकता के अलावा भी कई बार क्या होता है कि जब शहर बनना शुरू होते हैं तो गांव कटना शुरू हो जाते हैं। अब जहाँ गांव कट गए, जहाँ गांव समाप्त हो गए, वहाँ शहर खड़े हो गए। तो इसका मतलब जहाँ शहर खत्म हुए वहाँ पर गांव भी बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। वहाँ की उर्वरक क्षमता ज़्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस भूमि ने अब तक सिर्फ लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं है। इसलिए वहाँ पर वो भूमि उपजाऊ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि अब तक वहाँ पर किसी तरीके की खेती नहीं की गई। जो बहुत समय तक एक जगह खेती नहीं की जाती, तो कोई सी जगह की जो मिट्टी की क्षमता है, अब वो क्षमता कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जो जो डेली जो यूज़ होती है मिट्टी, उसकी क्षमता ख़त्म हो जाती है। कि हमने कभी कभी देखा भी होगा, घर में जब हम पौधे लगाते हैं तो उन पौधों में क्या करते हैं, थोड़ा जो बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, उसके अलावा भी हम कुछ दवाइयाँ या और चीज़ें भी डालते हैं, और खाद भी हम अलग से डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसकी उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, इसलिए डालते हैं। ठीक इसी तरीके से जो मिट्टी उपजाऊ नहीं थी, और जो उपजाऊ नहीं थी, उस पर तो हमने अपना जो
घर मकान सोसाइटी जो भी है वो बना करके हमने खड़ा कर दिया उसको, और आवश्यकता के अनुरूप खड़ा कर दिया कि भाई पहले आवश्यकता थी खेत की, तो खेत चल रहे थे। अब क्योंकि शहरीकरण हो रहा है तो उतने गांव की उतनी जगह की ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या नवीनीकरण हो गया, कम जगह में हम ज़्यादा खेती पा सकते हैं और ज़्यादा जगह में हम रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो वो हमने करना शुरू कर दिया। यानी ये परिवर्तन ने हमको एक तरीके से रोजगार दिया, संपन्नता दी, प्रसन्नता दी, जीवन के बदलाव यहाँ पर मिलने लगे। दूसरी बात, एक फैमिली के अंदर हम जब देखते हैं इस चीज़ को परिवर्तन तो हम देखते, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं। एक परिवार है, किसी तरीके से किसी बीमारी से जूझ रहा है, और ये कहा जाता है कि 7 पीढ़ियों तक वो बीमारी असर करती है। पहले तो इसका असर जो मिले सामान्य रूप से यदि हम समझा जाए, तो जो पहले के लोग थे, अभी तो लोग बदलने लगे हैं, थोड़ा सा बदलाव आ रहा है, शहरों के अंदर बदलाव आ रहा है, गांव में शायद अभी भी वही स्थितियाँ होती हों कि एक ही गिलास से सभी पानी पी ले रहे हैं। तो ये एक तरीके से गलत है। एक बच्चे को खांसी हो रही है, सारे ने पानी पी लिया उसी गिलास से, निश्चित निश्चित रूप से खांसी सभी को हो जाएगी। यदि एक को फीवर आ रहा है, आप सभी ने उसी गिलास से पानी पी लिया, बीमार हो जाएंगे। एक ही थाली में बैठ के सभी लोग खाना खा रहे हैं तो बीमार हो जाएंगे। यदि एक व्यक्ति स्वस्थ है, एक अस्वस्थ है, लेकिन साथ में ही चल रहा है, तो आपको बीमारी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आजकल है कि वही सब अपनी अपनी सेपरेट थालियों में खाते हैं, किसी का नहीं, तो वहाँ कुछ हद तक बीमारियों से हम बच जाते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो हम कहते हैं कि ब्लड से मिलती हैं, जैसे माता पिता से मिलती हैं हमें, कि माता पिता को यदि कोई बीमारी रही, या हमारी 7 पीढ़ी में, क्योंकि 7 पीढ़ी का अंश जो है वो हमारे अंदर है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारी बीमारी, हमारे अच्छाइयाँ, सब कुछ हमारी उससे मिली हुई है। यहाँ संस्कार की बात नहीं हो रही, यहाँ दूसरी तरह की चीज़ों की। तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर आई और इनको बदलने की आवश्यकता है। तो हम पहला पहला कदम कहाँ उठाते हैं? पहला कदम उठाते हैं कि जब हम घर की बहू जो है दूसरी जगह से लेकर के आते हैं। कहते हैं 7 जो है वो गोत्र छोड़ करके, 7 माँ के गोत्र छोड़ के और 7 पिता के, साथ ही साथ की क्यों कही गई? ये बात इसीलिए कही गई है क्योंकि इन 7 और 7 ये दोनों जो हैं एक ही ब्लड की जो है वो जो लड़का है उसकी रगों में, या लड़की है जो उसकी रगों में, ये दोनों ही 7 पीढ़ियों का, पिता की 7 पीढ़ी और माता की 7 पीढ़ी का ब्लड जो है वो प्रवाहित हो रहा है। वो उस उन्हीं के हार्मोन्स उसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं। उन हार्मोन्स को बदलने की आवश्यकता है। यदि एक लड़की बाहर की आ रही है और उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ है, या एक लड़का बाहर का आ रहा है और उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ है, तो वो इस फैमिली में आएगी और वो फैमिली बदल जाएगी। तो परिवर्तन प्रकृति का कितना बड़ा अच्छी चीज़ है कि आपके परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन, अब जब हम इन चीज़ों में परिवर्तन देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं मान भी लेते हैं, लेकिन परिवर्तन हमें तब उस समय एक्सेप्ट करने में और दिक्कत होती है जब हम परिवर्तन को देखते हैं कि एक जो है सामान्य व्यक्ति है जो कि वो परिवर्तित होकर के किस कारण से परिवर्तित हुआ। कुछ लोग ठोकर खा के परिवर्तित होते हैं, कुछ लोग बिना ठोकर खाए ही परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उनको परिवर्तन समझ में आ जाता है। तो जो लोग जिनको अपने आप समझ में आ गया, अब जैसे प्रकृति में अब इस समय जो स्थितियाँ चल रही हैं आप सभी देख रहे हैं, इस समय स्थिति क्या चल रही है? इस समय अब विकास की तरफ कदम चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई जनरेट हो रही हैं। इस नई जनरेट होने में 2-3 चीज़ें बहुत बड़े उस पर चल रही हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर चल रही हैं। वो 2-3 चीज़ें क्या हैं? एक तो आध्यात्म का बहुत बड़ा वर्चस्व इस समय कायम होने लगा है, वापस से लोग वेद पुराण इन चीज़ों पर जाने लगे। दूसरी बात, हम जो है टेक्निकली बहुत साउंड हो रहे हैं, चाहे वो हम हमारी कंप्यूटर की दुनिया हो या फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया हो। हमारी जो चीज़ें हैं बहुत जल्दी एक नया रूप ले रही हैं। हमारी फाइनेंशियली चीज़ें भी बदल गई। जैसे पहले हम सारा
जो पेमेंट करते थे वैसे कैश में करते थे, अब सब ऑनलाइन हो रहा है। सब तरह तरह के उस चीज़ों का माध्यम से हम उन चीज़ों का को यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को परिवर्तित करती हैं, जीवन को बदलाव ला रही हैं। तो इस समय क्या ज़रूरत है? इस समय जो भी बच्चे बढ़ रहे हैं उनको निश्चित रूप से कंप्यूटर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम चाहे हम इसको हिंदी भाषी होने की वजह से, चाहे या फिर हम कहीं दिखावे की वजह से हम बेशक कह दें कि इंग्लिश की आवश्यकता नहीं है, दिखावे के लिए कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि पूरे, यदि हम विश्व स्तर पर हम बात करें तो इंग्लिश को के प्रभाव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ा प्रभाव है उसका, और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ भाषाएं हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखें तो कम है, लेकिन हमें मुख्य भाषाएं तो सीखनी ही पड़ेंगी। और मुख्य भाषा में हिंदी इंग्लिश दो तो कंपलसरी हो ही जाती हैं। भारत के रहने वाले व्यक्ति को हिंदी तो आना ही चाहिए और इंग्लिश भी आना चाहिए। दोनों भाषाएं तो उसको आना ही चाहिए। अपनी जो उसकी क्या कहेंगे, जो उसकी बोली है या उपभाषा है वो भी आना चाहिए, क्योंकि भाई आप किसी खास जगह के रहने वाले हैं, यदि आपको अपनी उपभाषा नहीं आती, चाहे उड़ीसा का व्यक्ति है या तमिल का व्यक्ति है या मलयाली है, जहाँ का भी व्यक्ति है, उसको अपनी उपभाषा नहीं आती, तो ये भी एक कमी है। यानी इन 3 लैंग्वेज का तो आपको ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि आप इन 3 लैंग्वेज के द्वारा पहचाने जाते हैं, इसलिए ये 3 लैंग्वेज का जानना आपके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि जीवन जीवन को चलाने के लिए, जीवन की समस्याओं से उभरने के लिए, जब हम केंद्रीय आधार को ग्रहण करते या हम फिर केंद्रीय से ऊपर चले जाते हैं, यानी हम जब जब हम राष्ट्रीय विश्व की बात करते हैं, हम पूरे विश्व को जोड़ने की बात करते हैं, वहाँ पर हमें अन्य भाषाओं के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें इंग्लिश सबसे ऊपर दिखाई देती है। और वैसे भी हम देखें तो जो इंग्लिश साहित्य है, जो अंग्रेजी साहित्य है, वो बहुत रिच है। और वो बहुत रिच होने का कारण ये है कि अंग्रेज पहले से बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे। दूसरे उस स्टडी के साथ साथ उनकी भाषाएं बार बार परिवर्तित नहीं हुई। हमारे भारत की भाषा, भारत के अंदर ही हजारों भाषाएं हैं, तो बाहर की क्या बात करेंगे। तो यहाँ भाषाएं परिवर्तित हुई हैं, लेकिन वहाँ परिवर्तित नहीं हुई। दूसरी, उतनी सक्रियता नहीं थी। वहाँ शिक्षित लोग थे, यहाँ अशिक्षित लोग थे। भारत गांव वालों का देश है। तो अब जब आप समझ ही रहे